कि हमारा प्रोफेशन जो है ना ये औकात बदलने वाला प्रोफेशन। स्टूडेंट लाइफ में हम कोई बाइक पे आ रहा है, कोई बस पे आ रहा है, कोई वैगन पे आ रहा है, कोई मुझे एक क्वालिफाइड चार्ट अकाउंट बता दें जो बगैर गाड़ी के। डे वन व्हेन यू क्वालिफाई एंड कंप्लीट योर आर्टिकल्स, आप कंपनसेशन के उस लेवल पे होते हैं कि आपको या तो ऑर्गेनाइजेशन सी गाड़ी ऑफर कर देती है एज ए पैकेज, या वो पैकेज ऐसा होता है कि आप उसके अंदर से अपनी गाड़ी भी अफोर्ड कर सकते हैं। 11,000 स्टाइपेंड ले रहे होते हैं, 15,000, और ऑल ऑफ अ सडन कट ऑफ आती है तो वो 1.5 लाख पे सैलरी चली जाती है। 5 साल गुजरते हैं तो वो 3 टाइम्स हो जाती है। गाड़ी आपकी मतलब मेरे ख्याल इस वक्त तो 1000 सीसी से कम कोई गाड़ी पे स्टार्ट कोई नहीं करता। और ये क्रॉस द ग्लोब है, दुनिया में अकाउंटेंट्स की डिमांड बढ़ती जा रही है और हमारे अकाउंटेंट्स की तो ज्यादा बढ़ती जा रही है। Like I am 23 years old right now, माशाल्लाह I'm qualified chartered accountant। माशाल्लाह। आज अगर मैं बैठ के सोचूं कि मैंने अपनी प्रैक्टिस इस्टेब्लिश करनी है विद माय नेम ऑन द बोर्ड, तो व्हाट शुड बी द रोड मैप? सर एक क्वेश्चन जो अभी रिसेंटली क्वालिफाई करने के बाद बहुत ज़्यादा जहन में क्लिक कर रहा है, और उसकी मेजर रीज़न यही है कि जब फॉर एग्जांपल मैं अपना लिंक्डइन प्रोफाइल ओपन करता हूँ और लोगों के प्रोफाइल से कंपेयर कर रहा हूँ तो मेरा आ रहा है ACA साथ, लेकिन लोग ICAW, ACCA, ये मल्टीपल डिग्रीज ऐड करते जा रहे हैं। तो प्रोफेशनली ग्रो करने के लिए बाहर के पर्सपेक्टिव से और इवन पाकिस्तान में लोग LLB ऐड कर रहे होते हैं साथ CA के साथ, तो उसको कितना जहन में रखना चाहिए? देखिए इसमें एक तो मेरा हमेशा से ये रिकमेंडेशन रही कि प्रोफेशनली CA अगर आपने क्वालिफाई कर लिया ना तो एक रीजनेबल फेयरली गुड लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस एंड क्वालिफिकेशन तो आपने अचीव कर ली। अब इसके बाद डिग्रियां ऐड करनी है तो वो आपका शौक है। मतलब बहुत सारे सीनियर्स ऐसे भी थे मेरे, मैं जिनको मतलब जानता हूँ, उन्होंने बहुत डिग्रियां ली, लेकिन मेरा ख्याल है कैरियर में अगर उनका पॉइंट और ये मकाम देखें तो उन डिग्रियों ने उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया। अच्छा, ये मेरा बिलीव है कि मैं खुद ओनली चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैंने उसके बाद कुछ नहीं किया, लेकिन अल्लाह का शुक्र है आपके साथ हैं जो चीज़ें हम कर रहे हैं मतलब वो उस कॉम्पिटेंस से ही आ रही हैं जो एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट हमने अपने नॉलेज को या वहाँ पे एक्सपीरियंस को गेन किया। अच्छा, लेकिन जो क्वालिफिकेशंस का एडिशन है ना वो कुछ उसका एंगल कुछ और है। मसलन आपने यूके जाना है, ठीक है, यूके में आप जाके जॉब करना चाहते हैं, करियर लेना चाहते हैं, देन इट्स ऑलवेज गुड कि जी वहाँ की जो लोकल क्वालिफिकेशन है वो आपके पास हो, ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान में रहते हुए आप टैक्स की प्रैक्टिस में जाना चाहते हैं और टैक्स की प्रैक्टिस में आप हाई कोर्ट पे अपने आप को जाके प्रेजेंट करना चाहते हैं क्लाइंट को, तो आपके लिए लॉ ज़रूरी हो जाएगा क्योंकि आप एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट हाई कोर्ट में क्लाइंट को प्रेजेंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर आपने कोई एडिशंस करने हैं ना तो बड़े स्पेसिफिक होने चाहिए कि आप करना क्या चाहते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने डाइवर्ट किया, यानी CA कर लिया लेकिन उसके बाद एज ए कोर कंपिटेंस CA को नहीं रखा, वो CFA में चले गए। तो वहाँ आपको डेफिनेटली अगर फाइनेंशियल एनालिस्ट बनना है तो फिर CFA की डिग्री आपको सपोर्ट करेगी। अगर आपने इसी तरह से इसको बेस पर आके IT में एक्सेल करना है तो कुछ ना कुछ आप IT में करेंगे तो वो एक आपकी एनहेंसमेंट आएगी, ठीक है ना। तो एज ए कोर सब्जेक्ट अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट एज प्रैक्टिस में रहना चाहते हैं, इंडस्ट्री में जाके CFO बनना चाहते हैं, तो वहाँ मुझे कोई एडिशन की ज़रूरत नज़र नहीं आती। लेकिन स्पेसिफिकली अगर आप कुछ उसमें एनहेंसमेंट्स एक स्पेशलाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में चाहते हैं, वहाँ फिर जो रेलेवेंट क्वालिफिकेशंस हैं वो आपको ज़रूर ऐड करनी चाहिए। ठीक, और वो मुझे गेज करना है कि मैं करियर में कहाँ जाना आपने आपने अपना डायरेक्शन देखना है। जैसे मैं पहले भी शायद एक आधी दफ़ा आप लोगों से इंटरेक्शन हुआ तो मैंने ये कहा कि पहले आप ये डिसाइड करें कि मैंने अपना जो करियर है वो बनाना कहाँ पे, उस करियर में इंडस्ट्री में जाना है, प्रोफेशन में जाना है, प्रोफेशन में किधर जाना है, इंडस्ट्री में कहाँ जाना है, लोकली काम करना है। यानी हमारा प्रोफेशन आप एक ऐसा प्रोफेशन जो आपको क्रॉस द ग्लोब अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं ना। यानी पाकिस्तान में रहना चाहें तो पाकिस्तान में मतलब हमारे बुजुर्गों की एग्जांपल है, मैं भी अब आपके बुजुर्गों में शामिल हो गया तो मेरी भी एक एग्जांपल हो सकती है कि हम अल्लाह का शुक्र है यहाँ पे प्रोफेशन में काम कर रहे हैं, इज्जतें बना रहे हैं और इंटरनेशनल फोरम्स पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये यहाँ रहने की और इस प्रोफेशन की क्वालिटीज़ है ना, ठीक है। लेकिन बाहर अगर आप जाएँ, लोगों से मिलें, मैं बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ, दे आर ऑल्सो डूइंग वंडर्स देयर, वहाँ का उनका अपना एक सेटअप है, लेकिन उन्होंने फिर वहाँ जाके जो वहाँ की लोकल क्वालिफिकेशंस हैं उस पर ज़रूर काम किया। तो वो डिपेंड करता है कि आप अपना करियर कैसे देख रहे हो, जो आपका करियर पाथ चल रहा है उसके मुताबिक फिर जो जो रिक्वायर्ड है वो करते हैं। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जो स्किल है कम्युनिकेशन का, ये हमारी यूथ में मेजॉरिटी ऑफ द जो बच्चे हैं वो लैक कर रहे होते हैं।
और यू बेसिकली कैन नॉट सर्वाइव विदाउट स्किल, और आपका ये स्किल बहुत अच्छा है। आई जेन्युइनली अप्रिशिएट कि आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा अच्छा है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हम लोग कैसे इस पे काम कर सकते हैं, क्योंकि ये एक स्किल है एंड यू कैन नो, और स्किल पे आप काम नहीं करेंगे तो वो अच्छा नहीं होगा। तो हमें कौन से स्टेप्स लेने चाहिए कि हम एक अच्छे कम्युनिकेटर बन जाए? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है वैसे, और ख़ास तौर पे इस स्टेज पे जब माशाल्लाह क्वालिफाई कर गए हो और एज ए क्वालिफाइड चार्ट अकाउंटेंट, डेफिनेटली आपकी जिम्मेदारियां भी बढ़ गई हैं, लोगों की एक्सपेक्टेशंस भी बड़ी चेंज हो जाती हैं। तो उस स्टेज पे या उस पॉइंट इन टाइम पे कम्युनिकेशन का एक बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। लेकिन कम्युनिकेशन आपकी हर स्टेज पे, हर प्रोफेशन में, हर एज में, इवन क्लास में आप देख लें, जो क्लास में स्टूडेंट्स अच्छे सवाल करते हैं, टीचर्स के साथ अच्छी कम्युनिकेशन करते हैं, एक कॉन्फिडेंट लुक देते हैं, तो टीचर भी उनकी तरफ अटेंटिव होते हैं। आपने ड्यूरिंग आर्टिकल्स भी देखा होगा कि अगर आप अच्छा कम्युनिकेट कर रही हैं अपने सीनियर्स के साथ, तो उनका रिस्पांस भी आपको बहुत अच्छा मिलेगा। इसी तरह से ड्यूरिंग ट्रेनिंग या ड्यूरिंग एंगेजमेंट्स, जब आप क्लाइंट के पास जाती हैं और क्लाइंट को एक कॉन्फिडेंट लुक देती हैं, और क्लाइंट के साथ आपकी कम्युनिकेशन ऐसी होती है जिसमें वो फील करते हैं कि ये बच्चा, ये बच्ची एट पार मेरे साथ कम्युनिकेट कर रहा है, तो उसका रिस्पांस बिल्कुल फ़र्क होता है। लेकिन अगर आप झिझकते रहेंगे, कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बात कर रहे होंगे, तो उसका रिस्पांस भी फ़र्क होगा। तो कम्युनिकेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, थ्रू आउट द लाइफ बहुत अच्छा रोल है हमारे प्रोफेशन में ना। सम हाउ मैं इसकी कुछ लिमिटेशंस भी आपको बताता हूँ, और कुछ इसका डेवलप करने का भी एक जो साइड है, उसके ऊपर भी हमें कैसे काम करना चाहिए उसकी भी गाइडेंस देता हूँ। इससे आपने सवाल भी किया। एक तो इसमें मेरा बिलीव ये है कि कम्युनिकेशन में ना, एक एंगल तो ये है कि ये गॉड गिफ्टेड चीज़ भी होती है। मतलब कुछ लोग आपको मिलेंगे, उनकी कोई ट्रेनिंग नहीं है, कोई ग्रूमिंग नहीं है, लेकिन वो आपको बात करते वैसे नज़र आएगा कि जैसे मतलब एक फ्लो है, कोई स्टॉपेज नहीं है, जो उनके कुछ दिमाग में चीज़ प्रोड्यूस हो रही है और वो ऐसे फ्लो के साथ लोगों को ना समझाई जा रहे हैं, बताई जा रहे हैं। लेकिन इसका सेकंड एस्पेक्ट ये है कि आप कुछ ऐसे काम करते हैं जिनसे आपको, यानी आपके पास प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस है, लेकिन उसको आगे डिलीवर करना, कम्युनिकेट करना, उसके लिए कुछ स्टेप्स आप लेते हैं। अच्छा, लोग इसको बड़ा फॉर्मल ट्रेनिंग भी में भी लेके जाते हैं। जैसे अगर आप आजकल, आपको तो खैर मौका मिलेगा, क्वालिफाई आपने कर लिया है, तो आप जो हमारा CA टोस्ट मास्टर क्लब है, अगर आप उसको ज्वाइन करें तो अच्छा, मैं वहाँ पे ना जाता हूँ, मैं अनकंफर्टेबल फील करता हूँ ये भी एक थोड़ा सा डिफरेंस, और अक्सर वहाँ लोगों के साथ बातचीत भी होती है। उसकी वजह क्या है, मैं शायद ये समझता हूँ कि अल्लाह ने ये सलाहियत मुझे दे रखी है ना, तो मुझे इसकी ग्रूमिंग बहुत पाबंदियों में नहीं करनी है। लेकिन जब आप CA टोस्ट मास्टर क्लब पे जाएंगे तो वो बड़ा ऑर्गेनाइज वे में आपको कि ये स्टेप लेना है, ये स्टेप लेना है, यहाँ से आपने स्टार्ट करना है, यहाँ ये बात करनी है, यहाँ आपने हैंड ओवर करना है। अच्छा, वो चीज़ जब आप प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, जिसको हम पंजाबी में कहते हैं रट्टा लग जाता है, तो जब वो रट्टा लगा लेते हैं, फिर आपने वो बार बार रिपीट करते जाना, तो आपकी वो हैबिट बन जाती है। बिल्कुल। तो जब आपकी हैबिट बन जाती है, तो वो जो एक हेजिटेशन है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल है, वो आपकी ना थोड़ा साइड पे होना शुरू हो जाती है। तो अगर तो अल्लाह ने आपको ये सलाहियत दे रखी, फिर तो कोई मसला नहीं है, फिर तो आप थोड़ा बहुत पॉलिश करेंगे, थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो बस आप कहना शुरू कर देंगे, करना शुरू कर देंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि शायद वो स्किल उस तरह से आप में नहीं है, लेकिन मुझे डेवलप करना है, तो फिर एक तो सबसे बेहतर फोरम आपके लिए हमारा क्वालिफाइड लोगों के लिए टोस्ट मास्टर क्लब है, वो ज़रूर ज्वाइन करें। मेरी रिकमेंडेशन होगी वहाँ जाएं, और वो वैसे भी चूँकि फोर्टनाइटली करते हैं, तो ज़्यादा फ्रीक्वेंटली जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको वहाँ पे कम्युनिकेट करने में आसानी होगी, और वो आप लर्न भी करना शुरू करते हैं। अच्छा, सेकंड जो एक इसका और एस्पेक्ट है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट, वो आपका कॉम्पिटेंस लेवल भी है। जितना आप अंदर से कॉन्फिडेंट फील करते हैं ना, बिकॉज ऑफ योर नॉलेज, योर एक्सपर्टीज, एक्सपीरियंस, उतना ही आपके लिए उसको जाके कहीं एक्सप्रेस करना, डिबेट करना, डिबेट में पार्टिसिपेट करना, आप उतने कॉन्फिडेंट होते हैं। ठीक है, तो अब ये थोड़ा फील करना शुरू करें। आप क्वालिफाई कर लिया है, अब उस लेवल पे आ गए कि जहाँ डेफिनेटली एक बेसिक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज हमने ले लिया है, तो अब इसको थोड़ा सा एक्सप्रेस करने का तरीका भी हमें आ गया। बस ठीक है, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ ना, मुझे कोई क्यों चैलेंज करेगा, ये कॉन्फिडेंस फील करें। जब आप इस कॉन्फिडेंस के साथ लोगों के साथ कम्युनिकेट करेंगे, तो आप खुद देखिएगा कि आपको बड़ा डिफरेंस फील होगा इसमें। लगता है आपको कि मैं कुछ सही बात कर रहा हूँ, मतलब, या इसमें कुछ चीज़ और करने की ज़रूरत है? बेसिकली सर, ये जो कम्युनिकेशन का एस्पेक्ट है ना, आई बिलीव के बेटर टू बी डिलीवर्ड देन प्रैक्टिस्ड। जितना आप डिलीवर करते हो
उतना ही सीखते जाते हो। वही प्रैक्टिस होती जाती है ना। एग्जैक्टली हाँ, तो जब अभी हमारा एक प्रोफेशनल फोरम है वेयर वी हैव टू डील विद क्लाइंट्स एंड डिफरेंट पर्सनल ऑन देयर हायरार्की, तो वो जो एलिमेंट होता है ना सीखने वाला, वो कम मिलता है बिकॉज यू आर देयर टू डिलीवर, यू आर नॉट देयर टू लर्न। आप वहाँ पे एलिमेंट ऑफ मिस्टेक बहुत कम है आपके पास। ऐसे तो वो क्या Conscious ऐसा होता है फोरम हो सकता है कि जहाँ पे आप मिस्टेक्स के साथ डिलीवर कर सकें ताकि उन मिस्टेक से आप सीख सकें? देखिए उसमें फिर अगेन एक तो आपस में करें कम्युनिकेशन, आप माशाल्लाह 100 के करीब लोग हैं यहाँ पे, तो आपस में हेजिटेशन को ख़त्म करें। बिल्कुल ठीक है, जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप डिस्कशंस करेंगे, डिबेट्स करेंगे, डेलिब्रेशंस होंगी, तो डेफिनेटली वो एक आपका फियर एलिमेंट जो है ना वो रिमूव होना शुरू हो जाएगा। एग्जैक्टली मैं समझता हूँ कि ये एंगेजिंग एक ना पार्टिसिपेशन होनी चाहिए कम्युनिकेशन लैग को ख़त्म करने के लिए। ऐसी ऐसी आपने कभी ऐसा हुआ है कि आपको स्टेज फ्राइट फील हो रहा हो, कुछ आपने जाके बोलना और फिर आपने उस फेयर को ओवरकम किया हो? अच्छा पता नहीं, मैं तो अल्लाह का शुक्र है, मैं तो उसका शुक्र अदा करता हूँ, उसने मुझे ये सलाहियत दी है, और ये मतलब सिर्फ आपने एडमायर नहीं किया है, और भी बहुत सारे लोग करते हैं। लेकिन इसमें ना प्रैक्टिस का एलिमेंट ज़रूर है, यानी ये हौसला आपको करना पड़ता है कि आपने सामने आना है, वरना कंफर्ट पीछे बैठने में ही है। जो आप प्रोटेक्टेड फील करते हैं ना, वो पीछे बैठ के करते हैं। राइट, सामने आके आपको मतलब एक फेस तो करना पड़ता है ना, ये फियर तो आता है, लेकिन वो जब आप वो हौसला कर लेंगे ना, एक दफ़ा कर लेंगे, 2 दफ़ा कर लेंगे, फिर वो फियर आपका ख़त्म हो जाए। क्योंकि स्किल्स तो आपको अलग बनाते हैं, लेकिन ये जो कम्युनिकेशन वाला स्किल्स है ना, ये तो आपको सही 4-5 लोगों में ना एक लाइमलाइट दे देता है। यस यस यस। इवन मैंने तो ये भी ऑब्जर्व किया है कि जो टॉप पे होते हैं कुछ लोग, फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा सीईओ है, उसके अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, और नीचे कोई सीनियर मैनेजर है उसके पास अच्छे स्किल्स हैं, तो इवन वो उस पूरी मीटिंग में सबके साथ डोमिनेट कर जाता है सिर्फ अपने कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से। सर हाउ टू रिफ्लेक्ट के इस स्टेज पे करियर पाथ कैसे चूज करना है? लाइक यू सी अ डाइवर्सिफाइड रेंज ऑफ करियर्स इन फ्रंट ऑफ यू, और आप यहाँ खड़े नहीं डिसाइड कर पा रहे अगर कि विच करियर टू चूज, इंडस्ट्री, टैक्सेशन, लॉ, फॉरेन, तो किस तरह से, किस प्रैक्टिस में इन्वॉल्व होके या किन चीज़ों को बेस बना के हम अपना करियर चूज कर सकते हैं? देखिए उसमें एक तो मेरी लाइटर रोड पे सजेशन है, आप हमारी बैठक में आना शुरू करें। बैठक का मकसद ही ये है बिल्कुल कि जो मतलब आपको कन्फ्यूजन्स हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, डिसीजन नहीं कर पा रहे हैं, तो जो एक हमारे पास 30-35 साल का एक्सपीरियंस डेफिनेटली आप के साथ एडिशन में तो वो मौजूद है, तो उसको सामने रख के हम आपकी कोई ट्रैक बना ही देंगे इंशाल्लाह, ठीक है। लेकिन जस्ट फॉर आई मीन ओवरऑल पर्पस अगर आप देखें, जिस तरह मैंने एक से ज़्यादा दफ़ा भी ये बात की है कि आपके पास ना डिफरेंट चूँकि सेगमेंट्स अवेलेबल हैं, तो उस सेगमेंट के लिए आपके पर्सनैलिटी एट्रीब्यूट्स भी अवेलेबल हैं। यदि मैं अगर आप पिछले 30 साल पहले जाके देखूँ ना, तो मुझसे कोई पूछता कि जी आपने कहाँ जाना है, तो मेरा एक ही जवाब था कि मैंने प्रोफेशन में जाना है। लेकिन मैंने स्टार्ट करियर जो है वो अपना इंडस्ट्री से किया है। 6 महीने के बाद ही मैं वापस प्रोफेशन में आ गया, क्योंकि मुझे पता था कि मैं इंडस्ट्री में नहीं जा सकता, या वो जो 9 to 5 वाला एक फिक्स वाली एक चीज़ है वो मैं नहीं कर सकता। लेकिन मेरे बहुत सारे दोस्त हैं वो ये कर सकते थे, उन्होंने वहाँ एक्सेल किया है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने वहाँ जाके वो नाकाम हो गए। तो पहले तो आपने खुद को देखना है ना कि मुझे क्या चाहिए, मुझे फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, मुझे इंडिपेंडेंस चाहिए, मुझे फ्रीडम चाहिए, और उसके साथ मैं प्रोफेशनल सर्विसेज देना चाहता हूँ, तो फिर तो डेफिनेटली प्रैक्टिस सूट करती है आपको। लेकिन अगर आप समझते हैं कि नहीं मैं किसी इंडस्ट्री में जाके एक स्पेशलाइज पोजीशन पे काम कर सकता हूँ, 9 to 5 कर सकता हूँ, वहाँ वैल्यू ऐड कर सकता हूँ, फिर आपको प्रोफेशन में नहीं आना चाहिए, आप इंडस्ट्री में चले जाएं। तो कुछ तो बेसिक अपने पर्सनालिटी को सामने रख के आपने डिसीजंस करने। और वैसे अगर आप मुझसे ऑनेस्टली पूछें ना, तो एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप जिंदगी में फ्लो के साथ चलते चले जाए। आपको खुद ब खुद जिसने आपके लिए प्लान किया है, बिल्कुल वो बेहतर ही है, वो ले जाएगा कहीं ना, ऐसे ही है। ठीक है ना। लेकिन अपना एक बेसिक डिसीजन जरूर रखें सामने कि यार मेरे लिए करियर है किधर, क्योंकि ज़ाहिर है बिल्कुल आपने बॉटमलेस तो नहीं बनना ना, बिल्कुल कि वो कहीं भी आपको कोई चीज़ ले जाए तो आप चले जाएं। एक बेसिक डिसीजन, लाइक जिस तरह मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मेरा बेसिक डिसीजन प्रोफेशन था, लेकिन प्रोफेशन में मैंने कहाँ कितना सर्व किया, ये कोई प्लान नहीं था, ये वो फ्लो के साथ कि पहले एक ऑर्गेनाइजेशन पे दूसरी पे तीसरी, अगर वो है तो वो कैसे चलिए, वो फ्लो के साथ। वो बेस आपने प्रोवाइड की करियर को, और उसको फिर फ्लो, बेसिक डिसीजन हमने खुद लिया,
रब जाहिर है की अल्लाह ने रसूल आपको तक शऊर दिया है, चॉइस दी है, बिल्कुल। उस चॉइस में बेहतर चीज़ों को सामने रख के आपने एक फैसला करना है और फिर उस फैसले पे कायम रहें और फिर चलते रहें, तो वो सर, फ्लो आपको खुद ले जाएगा। इसी में ही अगर हम देखें, लाइक आई एम 23 ईयर्स ओल्ड राइट नाउ, माशाल्लाह, आई एम क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। माशाल्लाह माशाल्लाह। आज अगर मैं बैठ के सोचूं कि मैंने अपनी प्रैक्टिस इस्टेब्लिश करनी है विद माय नेम ऑन द बोर्ड, तो व्हाट शुड बी द रोड मैप? अच्छा, उसमें देखिए प्रैक्टिस में भी ना मैंने एक अलग से वीडियो भी की हुई है, वो आप ओके किसी वक्त देखिएगा। ओके उसमें मैंने सारे ऑप्शंस डिस्कस किए हैं कि आपने सोल प्रोप्राइटर के तौर पे शुरू करना है तो क्या करना है, दोस्तों को ज्वाइन करते हुए किसी पार्टनरशिप में जाना है तो कैसे जाना है, एक बड़े सेटअप में जाना है जिस तरह ये हमारा एक सेटअप है, तो इस सेटअप में रहते हुए आपने ग्रोथ लेनी है तो कैसे लेनी है। यहाँ फिर अगेन आपके अपने एट्रीब्यूट्स आते हैं। यानी अगर आप, मैं जिस तरह ब्रीफली अगर बात करूँ, आपके पास कुछ एक नीश है, स्पेशलाइजेशन है, तो आप डे वन से सोल प्रोप्राइटर काम शुरू कर दें, आप उसमें ग्रो करते चले जाएंगे। लेकिन अगर आपने कोर प्रैक्टिसेस में जाना है, लाइक ऑडिट करना है, टैक्स करना है, तो वहाँ आपको रिसोर्स ज़रा बड़ा चाहिए होता है ना, तो वहाँ बड़ी टीम चाहिए होती है, तो वहाँ आपके पास पार्टनरशिप को ज्वाइन करना और रिसोर्सेज के साथ जाना, दैट इज़ वन चॉइस। अच्छा, समटाइम्स लोग समझते हैं कि यार मैं तो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता पहले दिन से सेटअप बनाने में, तो फिर मैं क्या करूँ, रहना मैं प्रैक्टिस में चाहता हूँ, तो फिर वो जो स्टैब्लिश्ड फर्म्स हैं उनके साथ ग्रो आप करते उनके साथ चले जाते हैं। वहाँ शुरू में आप जॉब करते हैं, जॉब का एक टेन्योर लगाते हैं, ग्रो करते करते फिर एक स्टेज आती है जहाँ पे आप उनकी पार्टनरशिप में ऐड हो जाते हैं। चल प्रैक्टिस ही रही होती है, लेकिन उसका कुछ वो है एक हाइब्रिड सी अप्रोच हो जाती है कि शुरू में आप एक एम्प्लॉयमेंट रोल में होते हैं, फिर एम्प्लॉयमेंट रोल से ग्रो करते करते आप पार्टनरशिप लेवल पे आ जाते हैं, तो फिर वहाँ पे डेफिनेटली उनका अपना एक रोड मैप है। तो वो डिपेंड करता है, यानी इवन आप प्रैक्टिस में भी जाना चाहें तो यू हैव डिफरेंट चॉइसेस। तो उन चॉइसेस में फिर आपने अपने आप को और अपने एट्रीब्यूट्स को, अपने सर्कमस्टांसेस को, अपनी स्पेशलाइजेशंस को, स्किल सेट को, एनवायरनमेंट को सामने रख के फैसला करना होता है, तो डेफिनेटली ये सारे रास्ते खुले हैं। जी सर, इसी में एक और क्वेश्चन के बीइंग अ पाकिस्तानी, अब मैंने एफर्ट्स यहीं पे की, मैंने अपनी स्किल्स यहीं से सीखी, लेकिन अब मैं गेज कैसे करूं कि मुझे रिवॉर्ड अगर बाहर ज़्यादा मिल रहा है, तो मैं पाकिस्तान में मुझे क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं बीइंग अ फ्रेशली क्वालिफाइड। तो इसमें क्योंकि रिवॉर्ड वाला जो कंपैरिजन हो गया ना सर, डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो गया। अगर लोग बाहर जो मूव कर रहे हैं वो बेसिकली रिवॉर्ड की वजह से ही कर रहे हैं कि वहाँ पे ये अपेरेंटली ऐसा लगता है कि रिवॉर्ड ज़्यादा है आपकी स्किल्स का। अच्छा, इसमें ना अगेन थोड़ा सा एक तो वही कॉन्सेप्ट है कि जी आप पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी होने के नाते सोच रहे हैं, तो फिर आप क्या सोचेंगे, ठीक है ना। तो लाइक अगर आप मुझसे पूछेंगे, मैं अब जिस एज के हिस्से में हूँ और मैंने अपनी पूरी लाइफ यहाँ पे गुजारी है और यहाँ गुजारते हुए मैंने, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने बहुत नवाजा है, नेमतें हैं, तो शायद मुझसे तो कोई रिकमेंडेशन मांगेगा तो मैं तो यही कहूँगा कि भाई आपको पाकिस्तान में रहना चाहिए। अच्छा, जो रिवॉर्ड्स हैं ना, रिवॉर्ड्स की भी मल्टी डायमेंशंस हैं असल में ना। हम कई दफ़ा सिर्फ एक रिवॉर्ड को फोकस करते हैं और वो होता है मॉनेटरी रिवॉर्ड। तो मॉनेटरी रिवॉर्ड अलोन इज शुड नॉट बी अ कंसिडरेशन फॉर अ ह्यूमन बीइंग टू टेक अ डिसीजन। ये मेरा एक रिकमेंडेशन होती है हमेशा लोग, मैं खुद को भी ये इस पे रख के एवेल्युएट करता हूँ। देखिए, आपके पास बहुत कुछ है, लाइफ एक पैकेज के तौर पे आती है ना। मसलन एक मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ, अब यहाँ पे जितने इंडिपेंडेंट हैं, जितने फ्रीडम के साथ आप लाइफ गुजार रहे हैं, क्या किसी और कंट्री में मूव करेंगे तो उतनी फ्रीडम आपको मिलेगी? अच्छा, अब कुछ लोगों को वो फ्रीडम नहीं चाहिए, वो कहते हैं जी हम तो एक डिसिप्लिन लाइफ गुजारना चाहते हैं, सिक्योर्ड लाइफ हो, डिसिप्लिन हो, तो ठीक है, फिर आप वो चॉइस ले सकते हैं। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें कि जितनी फ्रीडम आपको यहाँ पे अवेलेबल है, आपका दिल करता है, आपको अल्लाह ने नवाजा है, आप उठते हैं कहीं जाके अच्छा खाना खाते हैं, अच्छी सोसाइटी में बैठ जाते हैं, अच्छा काम कर लेते हैं, वो चीज़ें आपको शायद उन सोसाइटीज़ में ना मिले, आप उससे से इंजॉय ना कर सकें, उनके कल्चर में आप उससे जाके एडजस्ट ना हो सकें, ठीक है, तो वो मुश्किल तो रहेगी। यानी मॉनेटरी रिवॉर्ड्स आपको मिल रहे हैं, लेकिन शायद अब एज ए सोसाइटी वहाँ पे आइसोलेट फील करें। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको सामने रख के आपने फैसला करना है। लेकिन एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि हमारा प्रोफेशन ऐसा है कि ये आपको मतलब रिवॉर्ड्स बड़े हाई देता है, ये ज़हन में रखें, चाहे लोकल ही हो चाहे बाहर हो। बल्कि मैं तो अक्सर ये सिटिंग्स में बात कर देता हूँ, कुछ लोगों को अच्छी भी नहीं लगती, कि हमारा प्रोफेशन जो है ना, ये औकात बदलने वाला प्रोफेशन है। औकात बदलना मतलब
तो हम ज़रा और टर्म्स में ले जाते हैं। लेकिन आप खुद देखिए ना, स्टूडेंट लाइफ में हम कोई बाइक पे आ रहा है, कोई बस पे आ रहा है, कोई वैगन पे आ रहा है, कोई मुझे एक क्वालिफाइड चार्ट अकाउंट बता दें जो बगैर गाड़ी के है। आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है, आप लेना चाहें तो आप क्यों नहीं ले सकते? मतलब आप ना लेना चाहें तो आपकी अपनी चॉइस है। अदरवाइज डे वन व्हेन यू क्वालिफाई एंड कंप्लीट योर आर्टिकल्स, आप कंपनसेशन के उस लेवल पे होते हैं कि आपको या तो ऑर्गेनाइजेशन सी गाड़ी ऑफर कर देती है एज ए पैकेज, या वो पैकेज ऐसा होता है कि आप उसके अंदर से अपनी गाड़ी भी अफोर्ड कर सकते हैं। तो अब ये डिफरेंस देखें ना, कोई एक प्रोफेशन मुझे और ऐसा बता दें कि जिस बंदे ने वो प्रोफेशन की क्वालिफिकेशन अचीव की और नेक्स्ट डे उसका सैलरी पैकेज ऐसा हो कि उसके पास गाड़ी भी आ गई है और उसकी कंपनसेशन डबल हो गई है, ट्रिपल हो गई है। तो मतलब आप 11,000 स्टाइपेंड ले रहे होते हैं, 15,000, और ऑल ऑफ अ सडन कट ऑफ आती है तो वो 1.5 लाख पे सैलरी चली जाती है। राइट। 5 साल गुजरते हैं तो वो 3 टाइम्स हो जाती है। गाड़ी आपकी, मतलब मेरे ख्याल इस वक्त तो 1000 सीसी से कम कोई गाड़ी पे स्टार्ट कोई नहीं करता। तो और कौन सा ऐसा प्रोफेशन है जो आपको ये कंपनसेशन, और ये क्रॉस द ग्लोब है, ये ज़हन में रखिएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान में ये रिवॉर्ड है, यूएई जाएंगे, इंग्लैंड जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, हर जगह आपको अकाउंटेंट, चूंकि एक बड़ा सीरियस किस्म का प्रोफेशन जो डिलीवर करता है ना, जो वैल्यू ऐड करता है, प्रोफेशन में हो तब भी, इंडस्ट्री में हो तब भी, तो जो वैल्यू ऐड करेगा उसकी कंपनसेशन होगी। तो वो कंपनसेशन बड़े रीजनेबल और फेयरली एट पार हैं क्रॉस द ग्लोब। हमारे यहाँ सिर्फ फर्क ये पड़ता है जब वो मॉनेटरी टर्म्स में हम ट्रांसलेट करते हैं ना, बिकॉज ऑफ डीवैल्यूएशन, तो हमें लगता है कि शायद हम एट लॉस है, ठीक है ना। लेकिन आप यहाँ पे फिर कॉस्ट ऑफ लिविंग भी देख लें, वो भी उसी के हिसाब से है। यानी अगर आप बाहर जाके पाउंड्स में सैलरी ले रहे हैं या डॉलर्स में ले रहे हैं, तो वहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग भी तो उसी हिसाब से है। तो वहाँ आप कितनी सेविंग कर सकते हैं, उसको यहाँ कंपेयर करें। राइट। फिर कल्चरल चैलेंजेस को कंपेयर करें, ठीक है ना। तो जब भी आप ये सब करेंगे तो आपको लगेगा कि अक्रॉस द ग्लोब लाइफ एट पार है। आप अच्छा परफॉर्म करते हैं, ग्रो करते जाते हैं। वो यहाँ भी कर सकते हैं, वो बाहर भी कर सकते हैं। अच्छा सर, इसी से एक चीज़ निकलती है, लाइक मुझे याद है व्हेन आई क्वालिफाइड, सो देयर वर 3 पीपल इन आवर ऑफिस हु क्वालिफाइड इन दैट अटेम्प्ट। अगली अटेम्प्ट में माशाल्लाह 14 लोग थे जिन्होंने क्वालिफाई किया। तो सर आपको नहीं लगता कि ये नंबर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, मार्केट में सप्लाई इंक्रीज होगी और डिमांड ऑब्वियसली लेस होती जाएगी, एंड दैट एज यू डिस्कस्ड ग्लोबली हमारी कंपनसेशन पैकेज इज़ फेयरली हैंडसम एज कम्पेयर टू अदर फील्ड्स, वो कम होती जाएगी विद इंक्रीज इन सप्लाई एंड डिक्रीज इन डिमांड? अच्छा नहीं, मेरा थोड़ा सा इसका एंगल फर्क है। देखिए, मैं वैसे तो खैर एक ऑप्टिमिस्टिक आदमी हूँ, तो मुझे तो कभी नहीं लगता कि अकाउंटेंट्स है ना वो कभी डिसअपियर होने जा रहे हैं। मतलब ये मैं पिछले 15 साल से सुन रहा हूँ कि जी अकाउंटिंग प्रोफेशन तो डाइंग प्रोफेशन है, डाइंग प्रोफेशन है। लेकिन अकाउंटेंट्स माशाल्लाह से इतने इंटेलिजेंट लोग हैं कि हम अपनी ना रेलेवेंस ढूंढ के रखते हैं। अभी अगर आप देखें तो हमने एक वो सस्टेनेबिलिटी वाला नया कॉन्सेप्ट दे के ना तो अपनी रेलेवेंस फिर क्रिएट कर ली है। अब पूरी दुनिया में बात हो रही है सस्टेनेबिलिटी के, जो है ना वो रिपोर्टिंग कौन करेगा, तो एक ही जवाब आता है, अकाउंटेंट करेगा। तो मतलब आपकी रेलेवेंस मुझे नहीं लगता कि कभी खत्म होगी, ठीक है। उसमें चेंज आता जाएगा और उसको डेवलप करते जाएं, अपना स्किल सेट उसके मुताबिक चेंज करते जाएं, डिवर्सिफाई करते जाएं। लाइक आज से 5-7 साल पहले आईटी का बड़ा एक सुनते थे कि जी आईटी आ जाएगी तो पता नहीं अकाउंटेंट्स को क्या हो जाएगा। लेकिन आपने उस आईटी को यूटिलाइज किया अपनी सर्विसेज के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूटिलाइज किया अपनी सर्विसेज के लिए, ठीक है। उसी में डेटा एनालिटिक्स की चीज़ें आई, आपने अपनी सर्विसेज को एनहांस करने के लिए यूज़ किया। आप खुद देख लें, आप हैं अकाउंटेंट, उसको आप यूज़ करते हुए अपनी परफॉर्मेंस को एनहांस कर गए। यही चीज़ें आगे भी होंगी। अच्छा, ग्लोबली मेरा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट फर्क है। जितना मेरा इंटरेक्शन दुनिया के साथ रहता है, दुनिया में अकाउंटेंट्स की डिमांड बढ़ती जा रही है और हमारे अकाउंटेंट्स की तो ज़्यादा बढ़ती जा रही है। उसकी वजह ये है कि अगर आप एनालिसिस उठाएं ना तो आपको लगेगा यूएस में भी इनटेक अकाउंटिंग प्रोफेशन में कम हो रहा है, यूरोप में भी कम हो रहा है। इवन जिससे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन लोगों से मेरा इंटरेक्शन होता है तो दे फील कि जी उनके यहाँ जो इनफ्लो आ रहा था अकाउंटिंग प्रोफेशन में वो कम हो रहा है, हमारे यहाँ बढ़ रहा है। अच्छा, हमारे यहाँ भी अगर आप देखें नॉर्थ में बहुत बड़ा है, तो जो माशाल्लाह क्वालिफाई कर रहे हैं, आप मुझे बताएं कौन जॉबलेस है इसमें। यानी जो 14 बंदे पिछले, आप कह रहे हो 14 लोग पास हुए पिछली दफ़ा 14, उससे पिछली दफ़ा 14 हुए, उनमें से कौन जॉबलेस? कोई भी नहीं, नो वन। तो इसका मतलब है कि देयर आर पोजीशंस अवेलेबल, देयर इज रेलेवेंस। देयर इज रेलेवेंस। तो और इसके पीछे डेफिनेटली आपका प्रोफेशन भी काम कर रहा है। अच्छा, प्रोफेशन लोकली नहीं कर रहा, सही है, ग्लोबली कर रहा है।
नहीं, वो जो आपका सिलेबस कंटेंट है, जो आपका ट्रेनिंग कंटेंट है, उसके अंदर वो साथ साथ ऐसी चेंजेस लाते रहे कि आपकी रेलेवेंस नहीं हटनी चाहिए, आप रेलेवेंट रहें। यानी अगर कोई आज आपको कहे कि जी डबल एंट्री पे ही रुकना था, तो फिर तो हम आज से 20 साल पहले ऑब्सोलीट हो चुके थे। लेकिन उसको आप लेट्स से IFRS पे ले गए, डिस्क्लोजर्स पे ले गए, प्रेजेंटेशंस पे ले गए, जैसे जैसे बिजनेस चेंज होता गया आप अपने स्टैंडर्ड्स रिवाइज करते गए। आप आज की एनुअल रिपोर्ट उठाएं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और आज से 20 साल पहले की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत फर्क है। तो आपको नजर आएगा। अब ये क्या डिफरेंस है? बेसिकली आपने बिजनेस के साथ इवॉल्व किया ना, अपने स्टैंडर्ड्स डेवलप किए, डिस्क्लोजर्स डेवलप किए, और अल्टीमेटली आप आज भी रेलेवेंट हैं, 20 साल पहले भी रेलेवेंट थे। तो ये चेंजेस आपने अपने स्किल सेट में लाते रहना है, बिजनेसेस को अंडरस्टैंड करते रहना है, उनके साथ अपनी पेस को मेंटेन करते रहना है, तो डेफिनेटली फ्यूचर इज देयर। क्वालिफाई जितने भी करें उससे फर्क नहीं पड़ता। मतलब मैं तो हमेशा से बड़ा ऑप्टिमिस्टिक रहा हूँ इस मामले में, और मैंने देखा है राइट। मतलब दरमियान में कुछ कभी कभार कोई फेजेस आ जाते हैं, कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी थोड़ी स्लो डाउन हो गई है, तो कोई शायद जॉब्स का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ जाए, लेकिन वो फिर ठीक हो जाती है। अब इस वक्त हम तो ढूंढते फिर रहे हैं, मतलब मेरी फार्म में ज़रूरत है क्वालिफाइड एक्सपीरियंस लोगों की, नहीं मिल रही। राइट। और इसी तरह से शायद मैं आज से 5 साल पीछे जाऊं तो कोई मेरे पास 2-4 CV होते थे कि आए हुए कि जी हमें जॉब दिलवा दें। आज मेरे पास कोई CV नहीं है। मुझे किसी सिंगल चार्ट अकाउंटेंट ने ये नहीं कहा कि मेरे पास जॉब नहीं है, मुझे जॉब दिलवा दें। तो मतलब व्हाट डज इट से? जो सब जॉब्स कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं Right. और ठीक कर रहे हैं, कंपनसेशंस भी ठीक हैं, क्योंकि ये प्रोफेशन मुझे इस लिहाज से बहुत एडमायर कर, मतलब जो है ना इंस्पायर करता है कि इसमें कंपनसेशंस डे 1 से मुनासिब हैं, ग्रो करती हैं, और जनरली प्रोफेशन में एतबार है। यानी आपको ये बहुत कम नजर आएगा कि एक बंदा तो 1 महीने का करोड़ कमा रहा है और एक जो है वो 50,000 रुपये कमा रहा है, ऐसा नहीं नजर आएगा। जैसे जैसे आप ग्रो करते जाते हैं ना, आपकी पेस के साथ साथ, आपके एक्सपीरियंस के साथ साथ आपको सैलरी में भी ग्रोथ मिलती है, आपको फैसिलिटीज़ में भी ग्रोथ मिलती है, आपकी जॉब भी इंटैक्ट रहती है, और वहाँ जैसे जैसे आप सीखते जाते हैं उसमें और एनहेंसमेंट करते जाते हैं। तो ये प्रोफेशन उस लिहाज से बिल्कुल यूनिक है, मैं समझता हूँ, एम्प्लॉयमेंट के कॉन्टेक्स्ट में, कैरियर प्रोग्रेशन के कॉन्टेक्स्ट में, कंपनसेशंस के कॉन्टेक्स्ट में। बेसिकली मसला तो उसी को होगा ना कि जो डबल एंट्री पे ही रह गया जिसने चेंज नहीं किया अपने आप को, ठीक है, वो फिर ऑब्सोलीट हो जाएगा। जाहिर सी बात है। लाइक आप अपनी रेलेवेंसी इंक्रीज करते रहो, डोमिनेट होते जो स्किल्स में, Yes. रिवॉर्ड आपके लिए है। Yes. और साथ साथ जिस तरह इन्होंने कहा कि सॉफ्ट स्किल पे जरूर फोकस करना है। अगर वो कहते हैं ना, जो दिखता है वो बिकता है, तो अगर आप उसको बेच नहीं पा रहे हैं तो आपके पास बहुत अच्छा भी हो तो कोई नहीं खरीदेगा उसको ना। खरीदने के लिए आपने अपनी रेलेवेंस को डेमोन्स्ट्रेट भी करना है, राइट। कि यस आई एम रेलेवेंट, ठीक है ना। तो वो कैसे होती है? लेट्स से आप जॉब कर रहे हैं, बोर्ड मीटिंग्स में बैठते हैं, ऑडिट कमेटीज में जाते हैं, मैनेजमेंट की मीटिंग्स में बैठते हैं, तो यू हैव टू सेल योरसेल्फ एग्जैक्टली। एंड यू हैव टू टेल देम कि जी मैं एज CFO, एज लेट्स से पार्ट ऑफ दिस प्रोफेशन, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में क्या वैल्यू ऐड कर सकता हूँ, या मेरे जो आइडियाज हैं फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन, मे बी कि मैं लेट्स से IT एक्सपर्ट नहीं हूँ, IT मैंने इंप्लीमेंट नहीं करना होगा, बट आई हैव फेयर नॉलेज ऑफ IT एंड आई कैन को रिलेट कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है और इसको क्या करना चाहिए। तो वंस यू गिव दैट आइडिया, तो आपकी रेलेवेंस इज देयर, आपने उसको सेल करना है वहाँ पे। अच्छा, बीइंग अ फीमेल मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे बॉयज़ होते हैं वो, आप तो मेरे भाई हैं यार, इस तरह करके वर्ड्स का यूज़ करके यार लेट बैठ के भी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स और जो कहते हैं कनेक्शंस बिल्ड कर लेते हैं। लड़कियों को आप क्या सजेस्ट करेंगे कि वो बहुत ही प्रोफेशनल मैनर में रह के अपने कनेक्शंस कैसे बिल्ड कर सकती हैं? अच्छा देखें, इसमें ना फिर जो मुझे थोड़ा सा लगता है ना, वो सपोर्ट जो चीज़ आपको करती है ना, हमेशा जो करती है वो आपकी ना कंपिटेंस है। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन को ये लग रहा है और जिस ग्रुप में आप मूव कर रहे हैं उनको ये लग रहा है कि आप रेलेवेंट हैं और आप वैल्यू एडिशन कर सकती हैं, तो इट डजेंट मैटर कि आप लड़की हैं या आप मेल हैं, ठीक है ना। मतलब मैंने जो ओवर द पीरियड बहुत सारी ऐसी अपने प्रोफेशन की फीमेल मेंबर्स उनको ग्रो करते देखे हैं, और उसमें ये मतलब ये वाला एलिमेंट जो बॉयज़ एलिमेंट एक होता है, ठीक है, होगा ब्रो कोड जो होता है, ब्रो कोड जो होता है लेकिन उन्होंने अपनी कंपिटेंस, डिलीवरी, बीइंग रेलेवेंट, बीइंग अ पर्सन हु कैन ऐड वैल्यू टू द ऑर्गेनाइजेशन, ऐड वैल्यू टू द ग्रुप, उस पर खेला है। और अगर आप देखें, शायद मुझे लगता है उसकी वजह से हमारे प्रोफेशन में इस वक्त फीमेल की प्रेजेंस भी बड़ी कंसिडरेबली इंक्रीज की है।
और वो सब लोग मतलब बहुत कम मैंने शायद मेरा किसी से ऐसा इंटरेक्शन है कि जिसने कंप्लेंट किया हो कि हमें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही, हमें रोका जाता है, या हमें ये समझते हुए कि जी हम फीमेल हैं तो हम डिलीवर नहीं कर पाएंगे। आप खुद देख लें ना अपने आर्टिकल्स के दौरान किसी जॉब पे खुद अगर नहीं कहा कि जी मैंने इस जॉब पे नहीं जाना, तो एलोकेशन करते हुए किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि ये लड़की है, इसको इस जॉब पे नहीं भेजना। तो इसका मतलब क्या है कि प्रोफेशन बहुत ओपन अप किया है ना, तो प्रोफेशन आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है। और फिर आपके पास अपना एक फीमेल का माशाल्लाह इतनी बड़ी स्ट्रेंथ हो गई है प्रोफेशन में, आप अगर विद इन दैट भी नेटवर्किंग डेवलप करें तो स्टिल दैट हैज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। ठीक है ना, मतलब बियॉन्ड दैट मेल्स की हद तक जाना, या मतलब वो शायद सेकेंडरी चला जाएगा, आपके अपने पास बहुत पोटेंशियल अवेलेबल है। कीप दैट पोटेंशियल इन माइंड, वहाँ कनेक्टिविटी बिल्ड करें अपनी, और फिर अपनी उस कॉम्पिटेंस और रेलेवेंस को मेंटेन करें, देन यू कैन एक्सेल इन अदर ग्रुप्स आल्सो। सही। और मैं आपसे भी पूछना चाह रही थी कि आपके ख्याल में ऐसे कौन से वो स्किल्स थे, कौन से एट्रीब्यूट्स थे जिनकी वजह से आज आप जाना उस्मान खान? अच्छा, मैं तो वैसे स्किल्स, उस तरह की स्किल्स पे क्योंकि बहुत लाइफ के किसी पॉइंट पे भी आप भी हमारी तरह एक सिर्फ एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, ऐसे फ्रेशली क्वालिफाइड स्टूडेंट था मतलब। और लेकिन मुझे जो वैसे आपने पूछ लिया है, इसके पीछे वैसे बड़ी लंबी कहानी है, सुनाई जा सकती है और इट कैन टेक आवर्स एंड आवर्स। लेकिन बॉटम लाइन अगर मैं आपको बताऊं, एक तो मुझे ये लगता है कि मैं लकी हूँ, अल्लाह ताला का बड़ा करम है मुझ पे, और उस करम में मतलब अच्छे पेरेंट्स भी एक बहुत बड़ी नेमत होते हैं। उन्होंने हमेशा मेरी ज़िंदगी में बड़ा साथ दिया मेरा, और दुआएं दी। अब तो वो इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात बुलंद करें। उनका बड़ा एक रोल है, कंट्रीब्यूशन है। और सेकेंडली एक ना कंसिस्टेंट एफर्ट है, जो मुझे लगता है कि ये प्रोफेशन वैसे आप में बिल्ड भी कर देता है, लेकिन अगर आप उस हैबिट को अपना लेना कि आपने कंसिस्टेंसी से करते जाना है, थोड़ा 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 थोड़ा, तो फिर जब आप कभी पीछे मुड़ के देखें तो आपको नज़र आता है कि जी आप एक डिस्टेंस कर आए हैं, एक ट्रैवल कर लिया आपने। और एक चीज़ और बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपने ना हौसला करना है, डरना नहीं। ये जितने काम आप मुझे करते हुए यहाँ देखते हो ना, उसमें ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप स्टेप ले जाएं, रिस्क ले लें। आपने ये करना है, ये बड़ा काम टेकअप कर लें, चैलेंज ले लें। तो फिर जब आप वो ले लेते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली फिर आपके लिए वो एक जो फोर्सेस होती है ना, यूनिवर्सल फोर्सेस, वो आपकी सपोर्ट में आना शुरू हो जाती है, और फिर आप करते जाते हैं और वो चीज़ें होती जाती हैं। तो डरें नहीं, अल्लाह ने आपको एक ऐसे प्रोफेशन में डाला है जिसमें कॉम्पिटेंस है, जिसमें आपके पास नेटवर्किंग है, जिसमें आपके पास पोटेंशियल है, प्लेटफॉर्म है। इसको यूटिलाइज़ करें, अपना दिल बड़ा करें, चैलेंज लें, हौसला करें, और जो काम आपको मिलता है करें, जो रोल मिलता है उसको अडॉप्ट करें, और फिर आप देखें आप करते चले जाएंगे। पीछे हटेंगे, डरेंगे, तो फिर ये प्रोफेशन उसकी कॉस्ट पे डालता है। फिर हम गो विद द फ्लो कैसे जाएंगे? वो यही गो विद द फ्लो है ना, यानी आपके सामने एक चैलेंज आया तो आप पीछे नहीं हटे ना, ओके। आपने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया एंड यू स्टेप फॉरवर्ड, देन यू फेस अनदर चैलेंज, वो आया वहाँ आया, फिर आपने एक फैसला किया, फिर आगे बढ़ गए। दिस इज फ्लो। फ्लो डज नॉट मीन कि आपने हाथ पाँव भी छोड़ दिया और पानी को कहा बस मुझे ले जाओ, और बैठने के ऊपर तो पानी का भी आपको लेफ्ट स्विम तो करना है ना, उस पानी में जाने का हौसला करना है और स्विमिंग करनी है, ये तो आपने करना है। तब आप उस फ्लो के साथ एक अच्छे लेट्स से डिस्टेंस को कवर करते जाएंगे, अदरवाइज तो डेफिनेटली प्रॉब्लम्स आएंगे। तो गो विद द फ्लो मीन्स टेक द चैलेंज, फेस द चैलेंज, डू वट एवर इज नीडेड, देन लीव इट टू द फ्लो। फिर फ्लो डेफिनेटली आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, आगे लेके जाएगा।